सो फ्रेंड्स, मैं अंकित शर्मा इन्फिनिटी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी वीडियो है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, यानी कि संविदा के जो प्रकार हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये जो वीडियो है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मुझे लगता है कि इस वीडियो में से आपका 50% पेपर जो है कवर हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले एक पार्ट 1 वीडियो मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। ठीक है, तो जैसे काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं वो किस तरह से हमने बांटे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, यानी कि वैधता के आधार पर। ये मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, वैधता के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन और ओरिजिन, यानी कि मूल के आधार पर। या ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि प्रदर्शन के आधार पर। परफॉर्मेंस को हिंदी में प्रदर्शन कहते हैं। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, यानी कि वैधता के आधार पर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमारा आता है दोस्तों वैलिडिटी, यानी कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? हमारा सेक्शन 2H के अंदर में आता है। यानी कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो चीज़ें आती हैं जो लीगल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करती हैं, जिनके अंदर में लीगल ऑब्लिगेशंस होते हैं। ठीक है, यानी कि लीगल ऑब्लिगेशन से तात्पर्य जो वैधानिक चीज़ें हैं वो इसके अंदर आती हैं, तो वो हमारी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाती हैं। दूसरा हमारा होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, है ना। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, यानी कि शून्य अनुबंध कहा जाता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को। यानी कि जो अनुबंध डज नॉट फुलफिल द लीगल ऑब्लिगेशंस, जो उनको लीगल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं करता। ठीक है, देन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या होता है? अमान्यकरण, जो 2I सेक्शन के अंदर में डिफाइन किया जाता है। और उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो गैर कानूनी कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा सेक्शन 23 के अंदर में ये आता है। ठीक है, और उसके बाद अनएनफोर्सेबल जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हमारा, यानी कि अनएनफोर्सेबल का मतलब होता है जो लागू ही ना हुआ हो। ठीक है, तो ये हमारी चीज़ें ऐसी थी, यानी कि विच कैन नॉट एनफोर्स इन द कोर्ट, जो कोर्ट के अंदर में एनफोर्स नहीं किया जा सकता। ठीक है, और जैसे अभी आपने पढ़ा ये हमारा जो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट तो वो जो लीगल है ही नहीं, है ना। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हमारा वो होता है जैसे कोई फ्रॉड के द्वारा किया गया हो या मिस रिप्रेजेंटेशन के द्वारा किया जाता है, ये होता है। तो सारे समझ में आए, यानी कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो फुलफिल करता है लीगल ऑब्लिगेशंस को। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही ना हो। ठीक है, जैसे एक बच्चे के और एक बुजुर्ग के बीच में किया गया कॉन्ट्रैक्ट, तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा, वो शुरू से ही शून्य कहा जाएगा। ठीक है, और एक होता है हमारा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हमारा वो होता है जो फ्रॉड के द्वारा या मिस रिप्रेजेंटेशन के द्वारा गलत तरीके से वो किया जाता हो। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे मूल के आधार पर। ठीक है, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन या ओरिजिन। तो इसके आधार पर हमारा क्या होता है? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा अभिव्यक्त द्वारा। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हमारा दो तरीके से किया जा सकता है। एक किया जा सकता है ओरल, है ना, एक ओरल, और दूसरा हमारा किया जा सकता है रिटन। ठीक है, एक्सप्रेस और यानी कि ओरल एंड रिटन कॉन्ट्रैक्ट, ये हमारा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसके बाद हमारा आता है दोस्तों इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जो गर्भित कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसको यानी कि कह सकते हैं कि किया ही नहीं जा सकता कॉन्ट्रैक्ट। ये वाला जो होता है ये अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। ठीक है, जैसे बिहेवियर होता है, बिहेवियर के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट होता है वो अपने आप ही मान लिया जाता है। ठीक है, वो एक होता है हमारा कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हमारा, यानी कि आकस्मिक अनुबंध। आप कॉन्ट्रैक्ट करो या ना करो, आपका कॉन्ट्रैक्ट वो माना ही जाता है। सेक्शन 31 के अंदर में ये आता है। जैसे आपने बस में एक टिकट लिया, टिकट लेने के बाद में बस वाले ने आपको टिकट दिया, टिकट पे जो शर्तें लिखी होती हैं वो आपको माननी होती हैं। तो एक तरीके से आपने किया हो या ना किया हो, आप वो एक आपका कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि आप इतने पैसे में वहां तक जाएंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि प्रदर्शन के आधार पर जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो क्या क्या होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट जो लीगल ऑब्लिगेशंस को भी फुलफिल करता है
और कॉन्ट्रैक्ट की जो कंडीशंस हैं उनको भी फुलफिल करता है, रिटन भी होता है, यानी कि वो निष्पादित कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। ठीक है। सेकंड हमारा होता है एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि जो मतलब प्रोमिस या लैक, और जिसके अंदर में लैक ऑफ कंसिडरेशन होता है, यानी कि एक्सेप्ट किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है ना, यानी कि विच इज नॉट फुलफिल द प्रोमिस, जो वचन यानी कि वादा की जो कंडीशन है उसको फुलफिल ना करता हो, तो वो निष्पादन योग्य कॉन्ट्रैक्ट हमारा कहा जाएगा, यानी कि एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। थर्ड पॉइंट हमारा होता है यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एक पक्षीय संविदा। एक पक्षीय संविदा का मतलब क्या होता है? वन पार्टनर फुलफिल द प्रोमिस एंड अदर नॉट डन, जिसमें एक व्यक्ति ने प्रोमिस को फुलफिल किया एंड अदर पर्सन डज नॉट फुलफिल द प्रोमिस, उसने उसको माना ही नहीं है। ठीक है। इससे पहले वीडियो में सारी चीज़ मैं कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता चुका हूँ, आगे बताऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा, एग्जाम का टाइम है। ठीक है। ये भी आपके एक मेरे सब्सक्राइबर, उनके कहने पर ये वीडियो में लेके आया हूँ। अगला बात है हमारी फोर्थ पॉइंट में, यानी कि बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में क्या होता है? यानी कि द्विपक्षीय। इसका मतलब होता है बोथ, जिसके अंदर में बोथ ऑफ द पार्टीज डज नॉट कंप्लीट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिसमें दोनों ही जो पार्टीज होती हैं वो मतलब अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज या उत्तरदायित्व को पूरा नहीं करती हैं, वो हमारा द्विपक्षीय या बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, या दोनों पक्ष जो है मतलब मान जाते हैं तो वो हम वैलिड हो जाएगा। अगर दोनों पक्ष मान जाएंगे तो वैलिड हो जाएगा, अदरवाइज वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है। तो ये द्विपक्षीय होता है, यानी कि बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये समझ में आएगा। एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। वैलिड बेसिस ऑफ वैलिडिटी: वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल एंड अनएनफोर्सेबल। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन: एक्सप्रेस्ड, इम्प्लाइड एंड कॉन्टीजेंट। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस: एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट एंड बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, ये हमारे होते हैं। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन या ये जो पॉइंट आपके सामने लिख रहा है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये आप ध्यान देना कि ये आपका 20 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन आना ही आना है। 20 नंबर में ये आएगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? यानी कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। एक चीज मैं इससे पहले बता दूं, ऑल एग्रीमेंट्स कैन बी कॉन्ट्रैक्ट, ये ध्यान रखना। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। यानी कि जितने भी एग्रीमेंट हैं वे संविदा कही जाएंगी। जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी एग्रीमेंट है, यानी कि जो भी करार है, वो संविदा मानी जाती हैं यदि वे स्वतंत्र पक्षों की स्वतंत्र इच्छा से किए जाते हैं। यानी कि पक्षों की स्वतंत्र इच्छा से किए जाने वाले करार संविदा माने जाते हैं। कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वो सक्षम लोगों के द्वारा किए जाते हों। फॉर लॉफुल कंसिडरेशन, जिसके अंदर में लॉफुल कंसिडरेशन हो, यानी कि एक व्यक्ति ए है जिसने बी के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो उसकी कार खरीदेगा, तो ए ने उसको पैसे दिए और बी ने उसको कार दे दी, तो ये लॉफुल कंसिडरेशन यहाँ पर आ जाता है। सही है। एंड विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, और उसका लॉफुल ऑब्जेक्ट, वो कार लॉफुल ऑब्जेक्ट हो गई। एंड आर नॉट हियर बाय एक्सप्रेसिंग डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, और वो वॉइड यानी कि शून्य करार न घोषित किया जाता हो, ये हमारा वैध अनुबंध कहलाता है। हालांकि ये 20 नंबर में आएगा। मेन बात इसमें ये है, ठीक है, क्या है मेन बात एक बार बता देता हूं, कि सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हैं यदि वे पक्षों की स्वतंत्र इच्छा से, सम्मति से किए जाते हों, और कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट हो, यानी कि वो सक्षम संविदा के अंदर में हो, और फॉर लॉफुल कंसिडरेशन, यानी कि जो उसका जो प्रतिफल है वो लॉफुल होना चाहिए, विधि पूर्वक होना चाहिए, उसका जो कंसिडरेशन है विधि पूर्वक। और दूसरा विद लॉफुल ऑब्जेक्ट, और विधि पूर्वक उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और वो मतलब जो है शून्यकरण के रूप में उसको डिक्लेयर ना किया जाता हो। तो ये हमारा होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो ध्यान रखना वैध अनुबंध क्या होता है, 20 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है, आना ही आना है पेपर में। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। इसमें जो है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या हैं। देखिए, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। पहली बात
क्या होगा, पहले ऑफर करोगे ना, कि प्रपोज करोगे कि भाई मैं ये चीज़ आपको देना चाहता हूँ, या ये हमारी कंडीशन है, ये सारी चीज़ें, फिर उसके बाद वो एक्सेप्ट तो किया जाएगा, उसके बाद ही तो एग्रीमेंट बनेगा। अगर ऑफर ही ना किया जाए और वो एक्सेप्ट ऑफर ही ना किया जाए तो सवाल ही खत्म हो जाता है। लेकिन पहले ऑफर किया जाएगा, देन एक्सेप्टेंस होगी, उसके बाद एग्रीमेंट बनेगा, ठीक है। एग्रीमेंट के बाद में कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अब बात करेंगे लॉफुल कंसिडरेशन। जो लॉफुल कंसिडरेशन होता है यानी कि विधि पूर्वक जो प्रतिफल होता है वो होना चाहिए। अगर विधि पूर्वक प्रतिफल नहीं होता तो वैध अनुबंध नहीं माना जाता। फिर होता है फ्री कंसेंट, यानी कि स्वतंत्र सम्मति होनी चाहिए, स्वतंत्र इच्छा होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी को गन पॉइंट पे रख के उससे उसकी सहमति लेना, तो वो वैध अनुबंध नहीं माना जाता। सही है। अब हम बात करेंगे क्रिएट लीगल रिलेशन, यानी कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है वो विधिक संबंधों से उत्पन्न होना चाहिए, ठीक है। टू बी क्रिएट विद लीगल रिलेशन, तो इसमें ज़्यादा लिखना है, मैं आपको कम कम बता रहा हूँ। लीगल कैपेबल, और वो विधिक रूप से सक्षम होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए, ठीक है। और छठा पॉइंट मैं बता रहा हूँ, एग्रीमेंट इज कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्मेंस्ड, और जो उसका निष्पादन है वो एग्रीमेंट कैपेबल होना चाहिए, वो करार जो है सक्षम होना चाहिए। तो मैं अब एक बार फिर से बता देता हूँ कि अगर ये सारे पॉइंट उसके अंदर में नहीं आते हैं तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता है। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए यानी कि प्रस्ताव और स्वीकृति का होना अनिवार्य है, और विधिक रूप से उसका प्रतिफल, विधिक प्रतिफल होना आवश्यक है, और स्वतंत्र सम्मति या स्वतंत्र इच्छा होनी चाहिए, और विधिक संबंधों से उत्पन्न होना चाहिए। और अगला है कि लीगल यानी कि वैधानिक कैपेबिलिटी यानी कि सक्षमता होनी चाहिए, और एग्रीमेंट जो है वो सक्षम होना चाहिए, और मतलब उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली। तो ये था हमारा दोस्तों वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि वैध अनुबंध। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल होती हैं तो इट इज सेड टू बी दैट कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज नॉट। अगले की मैं बात करूँ, ये शॉर्ट में आ सकता है 10 नंबर में या आपका 4 नंबर में ये आ सकता है। ये क्वेश्चन जो है हमारा, ये है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि शून्य करार क्या होता है। एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड, यानी कि एक करार जो विधि द्वारा यानी कि लॉ के द्वारा एनफोर्स नहीं है, विधि द्वारा लागू नहीं है। एनफोर्स मतलब होता है लागू होना। एक करार जो विधि द्वारा लागू नहीं होता वह शून्य करार कहा जाता है। जैसे चांसेस ऑफ विनिंग्स आर लूजिंग आल्सो कॉल्ड वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जब कोई गेम चल रहा है उसमें जीतने और हारने का तो फिक्स नहीं होता ना, तो ये जो है वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट हमारा कहा जाएगा, यानी कि ये शून्य करार हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों हम हमारे अगले पॉइंट के बारे में, यानी कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या होता है, यानी कि अमान्यकरण जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वॉइडेबल को माना नहीं जाता, क्यों नहीं माना जाता, ये अमान्यकरण क्यों होता है भाई। वॉइड जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है वो सब जगह माना जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट शून्य करार हो जाएगा। शून्य करार इसलिए हो जाएगा कि अगर उसमें लॉफुल कंसिडरेशन ही ना हो तो करार कैसा है कि नहीं। अब बात करेंगे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब ये क्या होता है इसको देख लेते हैं। एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी कि एक करार जो होता तो है एनफोर्सेबल बाय लॉ यानी कि विधि द्वारा लागू होता है, ऑफ ऑप्शन ऑफ वन और मोर द पार्टीज देयर टू, जो एक या अन्य पार्टियों के द्वारा किया जाता है, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर्स इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये कहने का मतलब जो एक करार जो विधि द्वारा लागू किया जाता है, ठीक है, जो एक या उससे अधिक पार्टी के द्वारा किया जाता है, लेकिन उसमें किसी एक पार्टी के द्वारा उसको अस्वीकार किया जाता है, उसको नहीं माना जाता है, या जैसे फ्रॉड के द्वारा किया जाना या मिस रिप्रेजेंटेशन के द्वारा किया जाना, ठीक है, ये हमारा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, यानी कि अमान्यकरण किया जाता है, यानी कि तथ्यों को छुपा करके। अगर इसमें पूछा जाए कि भाई जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, इसके अंदर में आ जाएगा, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे, सही है। चलिए, जो हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो क्या होता है, देखिए
वर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। पहला, विच कैन नॉट बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। भाई वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तो एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा ही नहीं। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा कि विच कैन बी एनफोर्सेबल बाय लॉ ऑफ द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज। इसके अंदर में एक या उससे अधिक पार्टीज के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। दूसरा, डज नॉट गिव राइज टू एनी म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। ये दो या उससे अधिक पार्टीज के बीच में कोई भी जो म्यूचुअल राइट्स हैं यानी कि उनके जो अधिकार हैं या लीगल ऑब्लिगेशंस हैं उनको प्रदान नहीं करती। जबकि यहाँ पर क्या होता है, पार्टी हैज द ऑप्शन, पार्टी के पास में विकल्प होता है। ठीक है। वैलिड, जैसे अगला है वॉइड एंड इनिशियो। इनिशियो का मतलब होता है कि प्रारंभ से ही वो शून्य होता है। वॉइड माने शून्य और इनिशियो यानी कि प्रारंभ से ही शून्य होता है। मान लो एक 10 साल के बच्चा और एक 22 साल के व्यक्ति के बीच में कोई करार हो, चूंकि वो तो अनसाउंड, जैसे कि सेक्शन 10 के अंदर में बताया गया है ये कॉन्ट्रैक्ट की कौन कौन सी कंडीशन होती है, तो सेक्शन 10 की कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता है तो वो जो है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और थर्ड पॉइंट की हम बात करेंगे, डज नॉट बिकम वॉइड अनलेस द पार्टी हुज ऑप्शन इट वॉइडेबल रेपुटेटेस इट। कहने का मतलब ये होता है, यहाँ पर क्या होता है कि ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि वहां पर पार्टी के पास में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक विकल्प होता है। ठीक है, वो उसको मतलब वॉइडेबल करार दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। सही है। अब बात करते हैं अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट्स। जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में अनलॉफुल ऑब्जेक्ट होते हैं जो विधि पूर्वक नहीं होते और विधि पूर्वक ना होने वाले तत्व होते हैं। ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, नॉट फ्री कंसेंट, यानी कि जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है यानी कि अमान्यकरण जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो फ्री कंसेंट उसमें नहीं होती, क्योंकि अगर फ्री कंसेंट हो जाएगी तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही बन जाएगा। मान लो किसी व्यक्ति के कनपट्टी पे बंदूक लगा के उसके प्रॉपर्टी को साइन करा लेना, ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हमारा कहा जाएगा। अगले पॉइंट के बारे में अब हम बात करेंगे, हमारा है फ्री कंसेंट यानी कि स्वतंत्र सम्मति या स्वतंत्र इच्छा। ये क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना। ये हमारा 10 नंबर में तो कंफर्म आएगा ही आएगा, लेकिन 20 नंबर में आने के भी इसके चांसेस होते हैं। 10 में तो आएगा ही आएगा कि फ्री कंसेंट क्या होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना क्या होता है। अब बात करेंगे टू और मोर पर्सन, फ्री कंसेंट के बारे में बात करें। टू और मोर पर्सन सेड टू बी कंसेंट व्हेन they agree upon the something in the same sense where there is no consent at all। कहने का मतलब ये होता है जब दो और दो से अधिक व्यक्ति फ्री कंसेंट वाले मतलब स्वतंत्र सम्मति वाले कब कहे जाएंगे, जब दे एग्री, वे एग्री हो जाते हैं किसी चीज को लेकर के सेम सेंस में, यानी कि उसी आधार पर या उसी बात पर जो उनके सामने कही गई है। वेयर देयर इज नो कंसेंट एट ऑल, जहां पर दोनों की कोई भी ऐसी इच्छा नहीं है कि उसको ना माने। ठीक है, तो वो फ्री कंसेंट कहा जाएगा। या कोई ऐसा करार है जो उनके सामने रखा गया है और दोनों उसको ना माने तो भी ये फ्री कंसेंट है, मतलब वो मानने के लिए उनको मजबूर नहीं किया जा सकता है ना। तो अब बात करेंगे जैसे असेंशियल एलिमेंट्स, फ्री कंसेंट के असेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं। जैसे कोर्सियन होता है, कोर्सियन का मतलब क्या होता है, प्रेशर और गन पॉइंट। भाई वो जो प्रेशर या गन पॉइंट्स के ऊपर वो करार नहीं किया जाना चाहिए, फ्रॉड के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए और किसी भूल के द्वारा वो करार जो है नहीं किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये एसेंशियल एलिमेंट्स इसके आते हैं कि फ्री कंसेंट यहाँ नहीं आता। ठीक है, तो ये 10 नंबर में तो आना ही आना है, ये क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान रख लेना, रट लेना इसको।
तो दोस्तों इसी के साथ मैं अंकित शर्मा विदा लेता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और भी नए नए टॉपिक, हालांकि ये जो वीडियो है इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये हमारा AIBE यानी कि ऑल इंडिया बार एग्जाम में भी आता है। जो ये चैप्टर है हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो ये वीडियो जिन्होंने LLB कर लिया हो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।